अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो इतनी ऊंचाई से आने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, हालांकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड गेन कर चुकी होती हैं। जाहिर सी बात है कि जो पानी की बूंदें हैं उनका कोई ना कोई मास है और वो एक हाइट से ट्रैवल करती हुई आ रही हैं। बल्कि अगर देखा जाए तो जो बारिश की बूंदें हैं वो बादल के किस पॉइंट से आ रही हैं, उनका साइज़ कितना है, जाहिर सी बात है वो भी चेंज होता रहता है। पर वो क्यों नीचे आकर किसी को हर्ट नहीं करती, किसी को इंजर्ड नहीं करती। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक गिरते हुए ड्रॉप पर अप्लाई होने वाली फोर्सेस को और उस पर अप्लाई होने वाले एक लॉ को डिस्कस करेंगे, और वो लॉ है स्टोक्स लॉ। हम आज की वीडियो में स्टोक्स लॉ को जानेंगे और फिर टर्मिनल वेलोसिटी की एक कंडीशन को समझेंगे और फिर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एनी स्फेरिकल बॉडी। बट लेट्स स्टार्ट विद द स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ दरअसल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एक्सप्रेस करती है सेटलिंग वेलोसिटीज ऑफ स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल्स इन फ्लूइड मीडियम। इस लॉ के जरिए हमें पता क्या चलेगा, एक बेसिकली जो है ना, ये याद रखना कि जो स्टोक्स लॉ है वो कोई मतलब थ्योरेटिकल लॉ नहीं है, बल्कि वो जो है एक मैथमेटिकल इक्वेशन का नाम है। और वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो बेसिकली एक्सप्रेस करेगी कि जो सेटलिंग वेलोसिटीज होती हैं छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स की किसी फ्लूइड मीडियम के अंदर। तो ये जो लॉ है वो ड्राइव किया जाता है कंसीडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं एज इट सिंक्स थ्रू द लिक्विड कॉलम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये लॉ जो है वो ड्राइव करता है, हमने जो ड्राइव करना है वो इस बात को कंसिडर करते हुए करना है कि जो फोर्सेस एक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर जब वो गिर रहा होता है, सिंक का मतलब होता है डूबना, डूब रहा होता है या गिर रहा होता है किसी लिक्विड कॉलम के अंदर, और किसकी वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। कोई भी पार्टिकल अगर किसी लिक्विड मीडियम, किसी फ्लूइड के अंदर गिर रहा है तो उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्सेस हैं वो किस तरीके से काम करती हैं वो स्टोक्स लॉ बताता है। और बात यह है कि द फोर्स दैट रिटार्ड्स अ स्फीयर मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड is directly proportional to the velocity and the radius of a sphere and the fluid's viscosity। अब वैसे तो मैंने आपको बोला कि स्टोक्स लॉ जो है वो बेसिकली एक मैथमेटिकल इक्वेशन का नाम है, बट कोई अगर आपसे पूछे कि नहीं, आप उसको वर्डिंग में डिफाइन करें कि बेसिकली जो स्टोक्स लॉ है वो बताता क्या है, तो याद रखिए उसके लिए है द फोर्स दैट रिटार्ड्स अ स्फीयर, वो फोर्स जो कि रोकती है किसी स्फीयर को। कौन से स्फीयर को? मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, जो कि एक विस्कस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है। तो वो जो फोर्स है जो रोकती है वो डायरेक्टली किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सबसे पहले तो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, कि वो जो स्फीयर है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, और उस स्फीयर का रेडियस कितना है, ठीक है, उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। और आखिरी चीज़ जिस पर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है फ्लूइड्स की विस्कोसिटी पे। यानी कि जब कोई भी स्फेरिकल बॉडी मूव करती है किसी फ्लूइड के अंदर तो उसको रोकने वाली जो फोर्स है वो इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट का रेडियस और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं F, यानी कि वो जो ड्रैग फोर्स है, जो रोकने वाली फोर्स है, जो रिटार्डिंग फोर्स है, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है जब वो किसी फ्लूइड के अंदर गिर रहा होता है, वो डिपेंड करती है 6 पाई। 6 पाई आपको पता है कांस्टेंट है, 6 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट। ईटा, ईटा जो है वो डायनामिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। आर जो है वो उस ऑब्जेक्ट का रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर जो कि गिर रहा है, और वी जो है वो जाहिर करता है कि उसकी स्पीड कितनी है। तो एफ, जिसको मैं कह रहा हूं रोकने वाली फोर्स, जैसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से ड्रैग फोर्स तो जाहिर सी बात है हम न्यूटन में मेजर करते हैं। ये जो ईटा है ये है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कितनी, जो मीडियम है वो कितना ज़्यादा विस्कस है, कितना कम विस्कस है, वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आर रेडियस है उस स्फीयर का, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, जो भी गिर रहा है उस मीडियम के अंदर। और वी जो है वो उसी स्फीयर की जो है वो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। तो दो चीज़ें जो है वो स्फीयर से रिलेटेड है, और एक जो क्वांटिटी है वो बेसिकली उस सब्सटेंस से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे एक इस किस्म की एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने एक फ्लूइड को जो है वो भरा हुआ है, जो कि एक विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड भरा हुआ है और इसी विस्कस फ्लूइड से गिर रही है बाकायदा एक स्फेरिकल बॉडी।
तो जब भी ये स्फेरिकल बॉडी गिर रही होगी, ये मूव कर रही है डाउनवर्ड, ठीक है, मूव डाउनवर्ड कर रही है, ठीक है। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगी और वो अप्लाई होती है ऊपर की तरफ, जिस फोर्स को हमने F से शो करा है और उसका नाम है ड्रैग फोर्स। जबकि R क्या है, R इस बॉडी का रेडियस है और एक जो है वो ये जो अंदर लिक्विड भरा हुआ है या फ्लूइड जो भी है, एयर भी हो सकती है, उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसे जाहिर किया जाता है ईटा से। इसका मतलब जब भी कोई बॉडी गिर रही होगी किसी भी विस्कस फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर जो अप्लाई होने वाली फोर्स है जो कि बॉडी को गिरने से रोकती है, वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब आइए टर्मिनल वेलोसिटी को समझते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के लिए फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। टर्मिनल वेलोसिटी से क्या मुराद है? टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं एज हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर गिर रहा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ रही होती है ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है ना। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ जी जो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि हर सेकेंड के अंदर जो वेलोसिटी में इजाफा होता है वो 9.8 का होता है। तो बॉडी जब नीचे आती रहती है तो उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे कि बारिश की बूंद के बारे में मैं कह रहा था कि इसकी स्पीड को बहुत बढ़ जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो कि मैक्सिमम या हाईएस्ट वेलोसिटी होती है जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हासिल कर सकता है जब वो किसी फ्लूइड से गिर रहा होता है, और उस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आप इस वर्ड से भी याद रख सकते हो, टर्मिनल का वर्ड होता है आखिरी के लिए, लास्ट के लिए। तो जो आखिरी वेलोसिटी है वो बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी होती है। यह ऑब्जर्व किया गया है कि जो सम होती है ड्रैग फोर्स की और बॉयंसी की, वो हमेशा बराबर होती है टू द डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ले जा रही होती है। तो इस सूरत के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो जीरो के बराबर हो जाता है एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्योंकि नेट फोर्स जीरो के बराबर हो जाती है। इस केस के अंदर ये बता रहे हैं कि जब भी कोई स्फीयर गिर रहा होता है तो उसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। एक तो ये है कि वो जिस फ्लूइड के अंदर है उसकी एक बॉयंट फोर्स होती है जो ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, ठीक है, अगर है तो कोई बॉयंट फोर्स। और इसी तरीके से जो ड्रैग फोर्स होती है जो इसको गिरने से रोक रही होती है, वो भी ऊपर की तरफ अप्लाई होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा, बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी के। और जो वेट होता है वो डाउनवर्ड जाता है, वेट आपको पता है बराबर होता है mg के। तो टर्मिनल वेलोसिटी कब अटेंड होती है? इन्होंने बताया कि जब सम ऑफ ड्रैग फोर्स और बॉयंसी, जब सम हो किस किस फोर्स का, जो सम है बॉयंसी का जो कि अपथ्रस्ट फोर्स होती है और ड्रैग फोर्स का, वो बराबर हो जाता है वेट के, वेट यानी कि डाउनवर्ड फोर्स के। तो नतीजे में आपको पता है कि नेट फोर्स जीरो के बराबर हो जाएगी, नेट फोर्स यानी कि टोटल अप्लाई होने वाली फोर्स उसके ऊपर जीरो हो जाएगी। और जब फोर्स जीरो हो जाती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, और जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब बनता है कि वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट। तो याद रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है किसी फ्लूइड के अंदर तो एक वक्त आता है कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, फोर्स जीरो एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अब वेलोसिटी क्योंकि इससे आगे नहीं बढ़ पाती, दैट्स वाई इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी एग्जाम्पल आपको मिलेगी स्काई डाइविंग में। आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आप में से किसी ने स्काई डाइविंग की भी हो, लेकिन एटलीस्ट मूवीज़ वगैरह के अंदर देखा तो होगा कि स्काई डाइविंग के अंदर क्या होता है कि एक हाइट के ऊपर जहाज़ में जाते हैं, वहाँ से जंप कर जाते हैं, फिर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, करतब दिखाते हैं। तो आप लोगों ने सोचा तो होगा कि यार गिरते हुए इतने करतब कोई कैसे दिखा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे मुमकिन है। देखिए, जब स्काई डाइवर ने छलांग लगाई तो वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसी सूरत में इसमें एक्सेलरेशन पाया जाएगा डाउनवर्ड, और वो जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा, और वो बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। पर जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा होता है तो याद रखिए उसकी स्पीड बढ़ रही होती है। एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन अपवर्ड ड्रैग फोर्स, ठीक है ना। अभी वो नीचे की तरफ गिर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे लेकर जा रही है और ड्रैग फोर्स ऊपर लेकर जा रही है। और आपको याद होगा जो ड्रैग फोर्स है वो F से शो होती है और वो बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी के। यानी कि जैसे जैसे बॉडी नीचे जाती रहेगी वैसे वैसे ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रहेगी। ये R है, रेडियस है। जैसे जैसे कोई भी शख्स नीचे की तरफ जाएगा ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी, और याद रखिए जब स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी वक्त के साथ साथ बढ़ती रहेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी जैसे ही पहुंच जाएगी
तो जो ड्रैग फोर्स है जो ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, वो जो वेट है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और इस सूरत हाल में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको आमतौर पे हम लोग वी टी से जाहिर कर सकते हैं अपनी पहचान के लिए। और याद रखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो जब भी स्काई डाइवर्स छलांग लगाते हैं फौरन करतब थोड़ी दिखाने लगते हैं, जैसे ही उनकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। बल्कि अगर आपने देखा होगा मूवीज़ में तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये शख्स तो रुका हुआ है हवा में, तो बेसिकली वो रुका हुआ नहीं होता, बल्कि क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा होता है तो उस वक्त करतब दिखाया जा सकता है। दूसरी मिसाल बताता हूँ आपको, एक बॉल की एग्जाम्पल है, उसको भी देखो ज़रा गौर से। नीचे की तरफ जा रही है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एक वक्त आएगा एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर हो जाएगी और स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट, और इस वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखो नीचे जाते आते फोर्स बढ़ती जा रही है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। फोर्स क्यों बढ़ रही है? क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। जैसे ही फोर्स ऑफ ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बराबर हो जाती है, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, 3 मरतबा एनिमेशन मैंने दिखा दी ताकि आपको इस बॉल वाली एग्जाम्पल से ही बात समझ में आ जाए। अब जो हमारा काम है ना, वो फॉर्मूला ड्राइव करना है। और फॉर्मूला किस चीज़ के लिए ड्राइव करना है? फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो बराबर है आर के। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जब नीचे की तरफ गिर रहा है तो एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रही है डाउनवर्ड, जो कि वेट होता है, और एक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है अपवर्ड। और ये कौन सी फोर्स होती है? ये ड्रैग फोर्स होती है, जिसे एफ से शो करते हैं। ठीक है, अब पहले मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर मैं स्टोक्स लॉ की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ के मुताबिक F बराबर होता है 6 पाई ईटा आर वी। वी के साथ टी लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, ये ड्रैग फोर्स है जो कि बॉडी को ऊपर की तरफ ले जा रही होती है। ठीक है, अब नीचे की तरफ वाली फोर्स कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेट, अगर वेट की डेफिनेशन इस्तेमाल करें तो W बराबर होता है mg के। अगर W बराबर है mg के, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी स्फीयर हो सकता है, ये रेन ड्रॉप भी हो सकता है। समझ लो हम रेन ड्रॉप के लिए भी काम कर सकते हैं ना, क्योंकि बात तो आज हमारी शुरू हुई ही रेन ड्रॉप से थी कि क्यों रेन ड्रॉप जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब इसका कोई ना कोई मास तो होगा। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अगर मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी, अगर डेंसिटी की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर m की वैल्यू को अलग कर लेंगे तो m किसके बराबर आएगा? m बराबर आएगा रॉ इंटू वी के। व्हाट इज़ रॉ? रॉ है डेंसिटी, जो भी ये सब्सटेंस है, जो भी ये स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है, और v इसका वॉल्यूम है। सिंस जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का तो एक पक्का सा फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। देयरफॉर मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? रॉ अपनी जगह पे रहेगा और वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चाहो तो इसको रीअरेंज कर लो, m का आंसर 4/3 पाई और रॉ और साथ में आ जाएगा आर क्यूब। ठीक है, ये मास की वैल्यू आ गई। इस मास की वैल्यू को पहले इक्वेशन 2 में पुट करते हैं ताकि वेट आ जाए। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो W बराबर आ जाएगा mg। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। m की जगह पे 4/3 पाई रॉ आर क्यूब और g की जगह पे g ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वेट के लिए आ गया, जो कि है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, काम की इक्वेशन है बड़ी। अब गिवन कंडीशन क्या है, कब टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड होती है? जब F और W आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कब मिलती है? जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने लगें। कौन किसको बैलेंस करेगा? ड्रैग फोर्स बैलेंस करेगी वेट को। ड्रैग फोर्स बराबर है 6 पाई ईटा आर वी टी यानी टर्मिनल वेलोसिटी, और वेट का फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया है अभी भी बराबर 4/3 पाई रॉ आर क्यूब और साथ में आ गया जी। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करके हमें वी टी का फॉर्मूला अलग करना है। हमें फॉर्मूला चाहिए टर्मिनल वेलोसिटी का। तो देखिए कैंसिल क्या क्या हो गया यहाँ पर, पाई से पाई हो गया कैंसिल,
ठीक है, और यहाँ पे कैंसिल करा लो इसको, ये हो गया 2 2s आर 4, 2 3s आर 6। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हुई हैं। यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा ईटा, यहाँ पे बचा वी टी, और इधर आ गया 2/3, रॉ है, आर का स्क्वायर है और जी है। अब वी टी की वैल्यू को अलग कर लेते हैं। वी टी बराबर आ जाएगा 2/3 3s आर 9, और ईटा जो है वो आके डिवाइड हो जाएगा, रॉ अपनी जगह पर है, आर स्क्वायर अपनी जगह पर, जी अपनी जगह पर, और डिवाइड में आ जाएगा ईटा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किस किस चीज़ पर। सबसे पहले तो रॉ पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वो जो स्फीयर है उसकी डेंसिटी कितनी है, किस मटेरियल का बना हुआ है। आर का स्क्वायर यानी कि रेडियस पे डिपेंड करती है कि जो उस स्फीयर का रेडियस है वो कितना है। ठीक है, जी पे डिपेंड करता है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 है या जो भी है, उस पर डिपेंड करता है। और ईटा पे डिपेंड करता है, ईटा का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, ये किस चीज़ का कोएफिशिएंट है विस्कोसिटी का, ये उस सब्सटेंस का नहीं है जो गिर रहा है, बल्कि ये उस मीडियम का है जिसके थ्रू जो है वो पार्टिकल गिर रहा था, स्फीयर गिर रहा था। ठीक है जी। अब इन सब सारी बातों से आपने क्या नतीजा जो है वो अखज़ करा कि क्यों रेन ड्रॉप्स हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। उसकी वजह यह है कि जब भी रेन ड्रॉप आ रहे होते हैं, चाहे वो जितनी भी ऊंचाई से आए, एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं, और जब वो टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सी वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आते रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम ज़ीरो हो चुका होता है। तो ऐसा नहीं है कि बूंद अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई से आएगी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक और सवाल है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये बताइए कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो जो बड़े बारिश की बूंदें बड़ी होती हैं उनकी ज़्यादा होती है, या जो बारिश की बूंदें थोड़ी सी छोटी होती हैं उनकी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा आती है, यानी कि कौन सी जो है वो तेज़ी के साथ ज़मीन से आके टकराते हैं, बारिश के बड़े ड्रॉप्स या छोटे ड्रॉप्स। ठीक है जी, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, इंशाल्लाह फिर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।